सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 के लिए। लेक्चर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहली बात तो हमने लेक्चर नंबर 4 में वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा पाई बॉन्ड इसको ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं VSEPR थ्योरी की। और VSEPR थ्योरी के बाद अगर हमको थोड़ा सा टाइम बचता है तो आज हम लोग बात करेंगे डायपोल मूवमेंट के बारे में, और उसके बाद फिर हम MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग VSEPR थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही फेमस टेबल है VSEPR की, उस टेबल के बारे में बात करने वाले हैं और VSEPR के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली VBT के हिसाब से थे, यानी कि हमने या हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो VSEPR के ही हिसाब से, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो X के हिसाब से, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो Y के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ आया कि वह स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और कोई रीज़न नहीं लिखा हुआ, तो बस फिर आप कैसे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे भी उसको दिखा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, तो पहली बात तो केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि VSEPR के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में कहें तो VSEPR थ्योरी के बारे में। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की अगर आप मतलब को समझें तो ये थ्योरी ने जो वैलेंस शेल होते हैं, जो लास्ट शेल होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होती है उसको इंक्लूड करके शेप को दिया। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि VBT बेहतर है या VSEPR बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, दोनों के ना शेप को बताने के तरीके या प्रोसेस अलग अलग थे। मतलब एक का कहना था कि वो शेप दे रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, जो कि ये बताएंगे, हम अभी बात करेंगे। यानी इनके शेप तक पहुंचने का तरीका अलग था और VBT के शेप तक पहुंचने का तरीका अलग था। दोनों शेप तक पहुंचे, दोनों में से मोस्ट ऑफ द शेप सेम भी थी, एक आध में कुछ अलग था, कुछ अलग था, बट दोनों के शेप तक पहुंचने का जो मेथड था वो अलग था। यार देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि चाय कैसे बनाई जाती है, तो मैंने लोगों को चाय ऐसे भी बनाते हुए देखा है कि वो सबसे पहले पानी को बॉयल करते हैं, उस बॉयल होने के बाद उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, जो भी डालना तो डालते हैं, और फिर उसको वो दोबारा बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद दूध डालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा, तो 3 बार बॉयल करते हैं। मैंने लोगों को चाय ऐसे भी बनाते हुए देखा है कि वो पानी को डालते ही, मतलब पानी गैस पे रखते ही उसमें चीनी पत्ती सब डालते हैं, फिर एक बॉयल आता है, फिर दूध डालते हैं। और मैंने चाय ऐसे बनते हुए देखा है कि पहले एक पतीले में गैस पर रखा भी नहीं हुआ है, सारा सामान डाल के रख दिया और फिर उसको पतीले पर रख के उबाला दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर तीनों चाय बन के आएंगी तो आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे एज सच, ठीक है ना। बट ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ कि अच्छी चाय और मजबूत रिश्ते, इन दोनों को बनाने में बहुत समय लगता है। क्या बात है। लेकिन जो भी है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे बोले कि यार चाय बनाने के 3 अलग अलग तरीके हो गए, लेकिन आप जो प्रोसेस है बस वो डिफरेंट है, आप एट द एंड पहुंच तो चाय पे ही रहे हो ना। ऐसे VSEPR और VBT में स्ट्रक्चर तक पहुंचने का प्रोसेस डिफरेंट था। वहाँ पे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, उसके हिसाब से शेप आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो निकालने ही नहीं वाले हैं, सीधा नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स पे आएंगे और उससे शेप आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मतलब यहाँ पे क्या है। तो पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स have repulsion due to which atoms
around central atom disperse to give a shape, disperse to give a shape, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब आप समझें, जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो पेयर्स हैं, उनकी रिपल्शन। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये बड़ा ध्यान से सुनना है, रिपल्शन बिटवीन पेयर्स हैव फॉलोइंग ऑर्डर, जो रिपल्शन होती है पेयर्स के बीच में उसका कुछ ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब देखो, दो प्रकार के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और एक हमारे पास है लोन पेयर और एक हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर। तो पहली बात तो पेयर दो प्रकार के होते हैं, आई होप आप समझते हैं इनका मतलब। लोन पेयर मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा होता, और बॉन्ड पेयर का मतलब जिन्होंने बॉन्ड बना रखा होता है। मतलब आई रिपीट, लोन पेयर मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा और वो वैलेंस शेल होने चाहिए, लास्ट वाले शेल के, और बॉन्ड पेयर मतलब जो वैलेंस शेल के लेकिन उन्होंने बॉन्ड बना रखा है। तो अभी आपको शायद ना पता हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेकिन इस पूरी स्लाइड पे हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे काम करने वाले, तो उसके लिए थोड़ा सब्र रखो। बस अभी इतना याद रखो कि जो लोन पेयर होते हैं उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखे होते, तो वो फ्री होते हैं, इस वजह से उनमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होती है। यानी कि रिपल्शन, देखो यार, आप ना इसको इस तरीके से समझो कि लोन पेयर ऐसे मैग्नेट्स हैं जिनको आपने एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, चिपका रखा है, फिक्स किया हुआ है। अब अगर आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि आपने दो मैग्नेट्स को एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, चिपकाया हुआ है, तो वो चाह के भी एक दूसरे से रिपेल नहीं हो पाएंगे। आप समझ रहे हो, मतलब होना चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपने उनको चिपकाया हुआ है कहीं। लेकिन अगर आपने दो मैग्नेट्स को ऐसे फ्रीली छोड़ा हुआ है तो वो एक दूसरे से रिपेल होकर अपने दूरी पे, अपने मैक्सिमम दूरी पे जहाँ तक वो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो लोन पेयर ना किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि ये लोन पेयर है। लोन पेयर तो आप जानते ही है क्या होता है, तो ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं, जिस कारणवश आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, अब आप सोचो एक मैग्नेट को चिपका रखा है लेकिन एक को नहीं चिपका रखा है, तो थोड़ी सी कम रिपल्शन। और अगर हम ऐसे बात करें कि दोनों ही चिपके हुए हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे, जो होशियार बच्चा है ना वो सोच रहा होगा कि सर रिपल्शन तो बराबर होगी बट वो जाएंगे नहीं जाएंगे इसका फर्क आएगा। तो आंसर है हाँ, ऐसा ही है एक्चुअली। यहाँ पे हमारे को विजिबल रिपल्शन की ही बात करनी है। अब विजिबल रिपल्शन तो होगा ही नहीं जब दो मैग्नेट्स चिपकी होंगी, या बहुत ही कम होगा ना, ऐसा वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम है कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, तो उसका आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे रहा हूँ। बट जो ऑर्डर रहेगा रिपल्शन का वो इस प्रकार रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर। इनके रिपल्शन कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो कैसे पता लगाएं कि नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। बट आप ये मत भूलना, ये जो सारी पढ़ाई हम कर रहे हैं ये सेंट्रल एटम के लिए है। ये जो लोन पेयर हमें कैलकुलेट करना है, जो बॉन्ड पेयर हमें कैलकुलेट करना है, ये सेंट्रल एटम के लिए कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन मान लो, पहले ऐसे फ्रेम करते हैं फिर हम इस टेबल पे आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन मान लो ऐसे फ्रेम करते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर, अच्छा मैं इनको अब आगे जाके एलपी बोलूंगा, ठीक है ना, एंड बॉन्ड पेयर, इसको मैं बीपी बोलूंगा, इन फॉलोइंग। आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिनने हैं इन सब में, ठीक है जी। जैसे कि पहला आया हमारे पास, मान लो NH3, तो कैसे पता लगाए कि कितने लोन एक्चुअली बॉन्ड
और लोन थोड़ा सा, हाँ, कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, कैसे पता लगाएं? तो आंसर है, अगर मैं लोन पेयर की बात करूं और बॉन्ड पेयर की बात करूं तो बॉन्ड पेयर बड़ा आसान होता है। कैसे? एन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? आंसर है अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, बिकॉज जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो शेप को डिटरमाइन कभी भी नहीं करते हैं। ये बात आपको पता नहीं मैंने बताई थी कि नहीं, चाहे आप ये पॉइंट लिख लीजिए, प्लीज़ कहीं पर लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ पाई बॉन्ड्स नेवर टेक पार्ट in the shape formation. Pi bond never take part in shape formation. अब वो चाहे कोई भी हो, VBT हो, VSEPR हो, कोई भी हो, अगर पाई बॉन्ड्स की बात करें तो वो शेप को डिटरमाइन नहीं करते हैं कभी भी। तो बॉन्ड पेयर में भी आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करोगे। जैसे एन है, रफली बात करें तो एक एन के आसपास 3 एच होते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे बस रफली बात कर रहा हूँ, एक एन के आसपास 3 एच होंगे। तो बॉन्ड पेयर का मतलब कितने बॉन्ड जो हैं उसमें पेयर्ड है। तो ये एच होगा, ये एच होगा, ये एच होगा, तो 3 बॉन्ड पेयर होगा, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना। अब अगर लोन पेयर की बात करें तो एन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 में से 3 के साथ वो क्या बना चुका है? बॉन्ड। तो एक क्या हो गया उसके पास? लोन पेयर। समझ रहे हो? एक क्या हो गया उसके आसपास? लोन पेयर। इस तरीके से बात को समझनी है, ठीक है जी। चलो आगे बात करें। बी, जैसे कि आया मान लो PCl5। अब PCl5 में P के आसपास, देखो ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना, आप मन में विजुअलाइज कर लो बस कि P के आसपास 5 Cl होंगे। तो 5 बॉन्ड पेयर तो हो ही गए, वो तो रोक ही नहीं सकता कोई। बॉन्ड पेयर 5 तो हो ही गए। लोन पेयर की बात करें तो वो एक भी नहीं होगा। क्यों? फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पांचों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिए, पांचों इलेक्ट्रॉन्स ने एक एक बॉन्ड बना लिया। तो एज अ रिजल्ट 0 जो है वो लोन पेयर हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं H2O, तो H2O में अगेन H2O ने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे, है ना भाई, मतलब कि O ने H के साथ 2 बॉन्ड बना रखे होंगे। तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास 2। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 तो खाली रह गए। क्यों? 6 में से एक H इन्हें बॉन्ड बना लिया, एक H ने बॉन्ड बना लिया, तो कितने बच गए? 4। ऐसा मान लो, चाहे देखो बनाने की ना हर बार जरूरत नहीं, अगर आप हर बार बनाओगे तो लल्लू होते जाओगे, फिर आप जीवन में कितनी बार कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे। लेकिन अगर टोटल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्ड हो गए, बचे कितने? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गए और 2 ही इसमें बॉन्ड पेयर हो गए। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है जी, डन है। चलो आओ कुछ और मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लाइक थोड़ा सा अलग चलें, जैसे कि मान लो H2 हो गया, NH3, NH4 पॉजिटिव लेते हैं। चलो आओ NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं। अब N के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगेन 5। 5 में 4 के साथ बॉन्ड बना रखा है और एक दे भी दिया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि सारे इस्तेमाल हो गए, ठीक है जी। चलो अब E और F आपके लिए छोड़ेंगे और आप इन्हें करोगे अभी के अभी, तुरंत से पहले, ठीक है जी। चलो आप एक देते हैं आप लोगों को H2S और एक देते हैं आपको SF4। जल्दी से, पहले आप ये नोट मत करना, इनके आंसर कमेंट सेक्शन, टाइम स्टैम्प है 14 मिनट 20 सेकंड के आसपास। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे इनके आंसर लिखिए, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। आई होप कर लिया होगा यार। देखो अगर आप ये नहीं कर पाओगे ना तो आपको आगे का जो खेल है वो समझ में नहीं आएगा, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको मजाक में ले रहे हो कि ठीक है ये तो बड़ा आसान है, हम कर लेंगे इस फ्यूचर, कर लिया है इस प्रेजेंट, कर चुके हैं इस प्रेजेंट और करना ही है। क्यों? रीज़न बिंग क्योंकि आगे का टॉपिक है VSEPR,
वो नहीं समझ में आएगा विदाउट दिस, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करूँ तो बॉन्ड पेयर में हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर की अगर बात की जाए तो ये कॉमन सेंस है कि इसके पास सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर हो गए क्योंकि H2S इज सिमिलर टू H2O। हाँ, अब अगर SF4 की बात करें तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 हैं क्योंकि एक S के साथ 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 में से 4 के साथ वो बॉन्ड बना चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर जो है वो एक जो है वो हमारे पास बच जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डन डन डन। तो अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो वो आप समझ गए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस टॉपिक पे अगर वापस आए तो ये टॉपिक कह रहा है कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगी। मतलब अगर किसी के पास 2 लोन पेयर्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आओ तो इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, इसके पास और किसी के पास नहीं इस पूरे बोर्ड पे, तो इन दो मतलब इस बोर्ड पे वैसे तो और बहुत सारे, इन बोर्ड पे ही 6 में से इन 2 के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर। तो ये बात आपको ना ध्यान रखनी होगी कब, जब इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्वेश्चन है, अभी मैं उसका आंसर नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन एक क्वेश्चन है कि H2O और NH3 में H2O का बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जाता है, तो वहां पे आपको मैं समझाऊंगा अभी नहीं कि H2O के पास 2 लोन पेयर होते हैं और NH3 के पास एक, तो लोन पेयर रिपल्शन आ जाती है H2O में, लेकिन NH3 में नहीं आती क्योंकि NH3 में तो एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिपल्शन करेगा। तो ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि सिर्फ ये VSEPR में ही काम नहीं आएगा, ये और रीजनिंग क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। तो आपको इसमें इतना परफेक्ट होना है कि आप टाइम नहीं गवाएं, देखते ही बस आप बता दें कि यार ठीक है इसमें इतने लोन पेयर हैं, अच्छा ठीक है इसमें इतने बॉन्ड पेयर हैं, तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो आगे बढ़नी मेरे हिसाब से चाहिए, ठीक है। अब हमें इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पे ये मुझे पूरी टेबल लेके आनी थी। अब हो सकता है आपको ये टेबल क्लियरली ना दिख रही हो बिकॉज ये वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट ये NCERT की टेबल है। आप सबके पास NCERT तो होगी अगर आप NCERT का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आप ये टेबल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बस इतना लिखना है आपको VSEPR टेबल NCERT, आपको पहला या दूसरे फोटो यही मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही है तो बस फिर तो मजा ही आ गया। बट नेवरदलेस अगर आपको ये NCERT में ये टेबल है, खोल लीजिए, शायद पेज नंबर 69, 70, 71 ऐसे कुछ पेज नंबर होगा, बाकी ठीक है देख लेना। अच्छा, पॉइंट इज अगर किसी के पास लोन पेयर नहीं है, हम यहां से VSEPR की शेप बनाने जा रहे हैं, अगर किसी के पास लोन पेयर्स नहीं है तो VSEPR से शेप वैसे ही बनेगी जैसी अभी तक हम VBT यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से बनाते आए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहां पे एक नोट का पॉइंट, जो कि सबसे बड़ा नोट का पॉइंट है, पहली बात तो वो लिख दूं कि इफ अ मॉलिक्यूल does not contain lone pairs, then shape of molecule is similar to shape given by VBT, or we can say that hybridization. कह रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो शेप है वो आप चाहे अभी तक जैसे बनाते आ रहे थे वैसे बनाओ VBT VSEPR से, या फिर आप उसकी शेप क्या मतलब दोनों सेम ही आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। इसलिए VSEPR बात ही नहीं करेगी उनके बारे में जिनके ऊपर लोन पेयर ही नहीं है, क्योंकि हमने नोट का पॉइंट लिख दिया ना। अब अगर आपको टेबल दिख रही हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, 1 1 2 1 2 1 2, ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स लगे हुए। अब आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 0 लोन पेयर हो,
ऑल दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें लोन पेयर क्या होते हैं, 0 होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 हैं तो उस केस में जो उसकी शेप बनेगी वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि अभी तक हम वीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन से बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट क्लियर कर ले। सेकंड, अगर उसके पास लोन पेयर हैं तो कैसी शेप बनेगी, इसके लिए आपको ये टेबल याद करनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बॉन्ड पेयर 2 हुए और लोन पेयर 1 हुआ तो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन शेप को हम बेंड शेप बोलेंगे, तो ये बेंड शेप हो जाएगी। आई होप आपको दिख रही हो। अगर लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 3 है तो जो शेप है वो टेट्राहेड्रल या फिर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। सबके ने एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, उस पर भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए, अभी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसी अगर बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर भी 2 हैं तो भी शेप टेट्राहेड्रल ही होगी, जिसको आप बेंड कह सकते हो। अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 1 है, इसको हम सीसॉ शेप बोलते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर हमारे बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है तो उसको टी शेप बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी शेप है। और अगर बॉन्ड पेयर 5 हो, 1 हो, 4 हो, 2 हो, तो ये सारी पर्टिकुलर शेप्स आपको मिल जाएंगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन यानी कि सवाल कैसे बनेंगे हमें ये सबसे पहले तो समझना है, ठीक है जी। मान लो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, एक मॉलिक्यूल दे देंगे और मॉलिक्यूल देने के बाद बोलेंगे कि भाई इसकी शेप बता दो VSEPR से। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया कि गिव द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग VSEPR। आपको इन सब की शेप देनी है VSEPR की थ्योरी की मदद से, यानी VSEPR थ्योरी की मदद से आपको इन सब के क्या देनी है, शेप। चलो जी ठीक है, आओ। तो VSEPR के हिसाब से शेप कैसे देंगे, पहले कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। यहाँ पे आओ, मान लो SF4 आया सबसे पहले। अब जब आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कर रहे होंगे VSEPR से, मान लो आप VBT से कर रहे होते, तो सबसे पहला काम क्या करते आप, मन में बोलो, सबसे पहला काम आप क्या करते? सबसे पहला काम आप करते आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते, सही कह रहा हूं। लेकिन यहां पे सबसे पहला काम आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक करना रहेगा। तो अब SF4 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर आपको मिलेंगे 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लोन पेयर कितने हैं, तो आपको लोन पेयर मिलेगा 1, क्योंकि सल्फर के, अब तो यार समझ गए। अब आप टेबल अगर चेक करें जाके, आपके सामने खुली होगी, तो लोन पेयर 4 और बॉन्ड पेयर 1 पे सीसॉ शेप आपको मिलेगी। अगर किताब नहीं है आपके पास तो ये लिखा हुआ 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, तो सीसॉ शेप बनेगी। अब ये सीसॉ शेप कैसी होती है, पहले बात तो ये शेप आपको याद करनी है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ उसको सीसॉ शेप क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सल्फर होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन हो गए। एक लोन पेयर भी है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये सीसॉ लगेगा आपको। कैसे, यहाँ पे एक बच्चा बैठा दो, सीसॉ समझते हैं ना, वो झूला जिसमें 2 बच्चे बैठ के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पे ये सीसॉ झूला हो गया। ऑल्दो एक लोन पेयर भी है और वो लोन पेयर इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी सीसॉ शेप हो गई। तो अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने आ गए हैं तो फिर बस आपको ये टेबल याद करनी है और आप VSEPR से किसी की भी शेप जो है वो पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये क्या हो गया, हाँ, मान लो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ClF3 मान लो मैं लेता हूँ। अब ClF3 में नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मुझे कैलकुलेट करने रहेंगे। तो ClF3 में Cl हमारा सेंट्रल एटम हो गया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें, एग्जाम में आप पूरा लिख के आएंगे, हाँ। तो बॉन्ड पेयर हो गए 3 और लोन पेयर कितने हो गए भाई, तो मेरे हिसाब से लोन पेयर हो गए 2, क्योंकि Cl के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, कितने बच गए, ओह सॉरी, Cl के 7 होते हैं, 7 में से 3 ने क्या बना लिया, बॉन्ड, तो 4 बच गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए 3 और लोन पेयर आ गए 2। अब ऐसे केस में इसको हम टी शेप बोलते हैं। अच्छा मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आपको लिखना जरूर रहेगा कि ये सीसॉ शेप है।
है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि हम जो शेप बनाएंगे वो टी शेप होगी। टी शेप कैसे बनती है भाई, ये Cl है, ये F है, ये F है और ये F है। शायद आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये एक टी शेप है ना भाई, टी जैसा कुछ बन गया है यहाँ, तो ये टी शेप हो गई। अब अगर हम लोन पेयर की बात करें तो वो दो लोन पेयर भी हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ बना दिया, एक लोन पेयर यहाँ बना दिया, तो ये हमारे पास टी शेप हो जाएगी। ठीक है जी, ClF3। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली VSEP। ऐसे यार, और चलो मैं अगर एक दो एग्जांपल और करा दूं, ठीक है, क्योंकि अब आप समझो आप कुछ है नहीं, अगर आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप ऑटोमेटिकली शेप तो पता ही लगा लो, क्योंकि आपको टेबल जो है बस याद करनी है। अगर आपने टेबल याद कर ली तो मेरे हिसाब से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब अगर हम आगे बात करें तो एक एग्जाम्पल मान लो और ले लेते हैं, जैसे कि BrF5। अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर एक है, सेंट्रल मेटल एटम Br है, बॉन्ड पेयर 5 है, सॉरी लोन पेयर एक है, उल्टा कर दिया, बॉन्ड पेयर 5 है क्योंकि Br के साथ 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं। और लोन पेयर की अगर बात करें तो एक है, क्योंकि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट, क्योंकि वो हेलोजन है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 में से 5 ने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, एक पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया। अब ऐसे केस में इसकी शेप आप ऑक्टाहेड्रल कह लो, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी कैसे बनेगी, Br बीच में आ जाएगा, इधर 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 इधर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। और ठीक है, आप जब बना रहे होंगे तो प्लीज़ थोड़ा सिमेट्रिक बनाएं, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे ऑक्टाहेड्रल शेप तो हुई नहीं, ऑक्टाहेड्रल में तो भाई नीचे एक स्क्वायर प्लेनर होता है और ऊपर हमारे पास ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। हाँ, तो अभी एक लोन पेयर भी तो बचा है, तो वो लोन पेयर जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे मतलब यार अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि इफ़ यू नो दी नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, तो आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाओगे उसकी शेप पे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारी बात हुई कि क्या होता है VSEPR, और VSEPR ने VBT से क्या अलग दिया, इन्होंने रिपल्शन को इंक्लूड किया बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उस रिपल्शन को इंक्लूड करने के बाद जो है वो शेप्स में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बदलाव ज़रूर आया। ठीक है, ओके, कूल है। अब अगर आगे बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये एक टॉपिक हम लोग जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक से पहले आपको यहाँ पे सीखना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डायपोल, क्योंकि ये तो इंग्लिश का वर्ड है, व्हाट इज डायपोल, तो आप डायपोल का मतलब क्या बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डायपोल, तो आप डायपोल का मतलब क्या देंगे। तोड़ो इसको, डाई मतलब होता है दो, और पोल मतलब होता है कोने, कॉर्नर्स। तो डायपोल मतलब कोई दो कॉर्नर्स वाला। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस kept at very small distance. A system of two equal and opposite charges kept at very small distance, मतलब अगर दो चार्ज हैं जो कि इक्वल हैं और अपोजिट हैं, अगर वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हमने एक सर्टन दूरी पे रख दिया, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझेंगे, तो उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे मान लो HCl है। अब H जो होता है, देखो H और Cl में आप कहोगे इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, बट आप सबको हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है कि H इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर H के सामने Cl आता है तो ठीक है, ये तो बात ठीक है कि इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, चलो एक सेकेंड, तो Na और Cl में Na पे चार्ज होता है प्लस और Cl पे चार्ज होता है माइनस, हम सब जानते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट की बात है ये हमें कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए करनी है, तो ये मैं एग्जांपल हटा दूंगा अभी। लेकिन Na ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया तो इस पे चार्ज आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। लेकिन कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन लिए दिए नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो इनके ऊपर चार्ज नहीं आता होगा, बट ऐसा नहीं है। इन पे आता है पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज का मतलब क्या है, H और Cl ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ज़्यादा पॉजिटिव होता है और कोई एक ज़्यादा नेगेटिव होता है। इट इज़ लाइक, अगर आप सिचुएशन को समझें, हमें आज तक लगता था कि H अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता होगा, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता होगा, बाकी अपने 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखता होगा और ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जिसमें कोई गलती नहीं है। बट एक्चुअली सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल सिचुएशन बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। असलियत में होता क्या है कि ये अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ये अगर हमारे पास Cl है, तो Cl कहता है कि मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, Cl कहता है कि मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। तो फिर एज अ रिज़ल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आसपास आते हैं वो Cl की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl होता है। तो एक्चुअल सिचुएशंस क्या होती हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो Cl की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपने और मैंने कोई पैसा बीच में रख के स्टोर करना है, शेयर करना है कि जब मेरे को ज़रूरत हो तो मैं ले जाऊँ, तेरे को ज़रूरत हो तो तू ले जाए। लेकिन मैंने कहा यार मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं आपसे ज़्यादा बड़ा हूँ, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं ये मेरे घर के पास दबा देते हैं मिट्टी में। हालांकि हम दोनों के ही हैं, लेकिन मैं क्योंकि बड़ा हूं तो मेरे घर के पास ये इलेक्ट्रॉन्स को, पैसे को दबा देते हैं। तो ठीक है ना, आपके घर से ही दूर पड़े हुए, मेरे घर के पास पड़े हुए, ऑल्दो शेयर हमने किए हुए, इससे होगा क्या कि इन पे क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं तो नेगेटिव चार्ज तो नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो तब आता है जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होते, लेकिन इस पर पार्शियल नेगेटिव मतलब थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। अब थोड़ा सा नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताऊंगा, लेकिन पार्शियल नेगेटिव का मतलब यह है कि आपने इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है, लेकिन हाँ आपकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए हुए। पार्शियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। पार्शियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ये डेल्टा का साइन है। तो इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव और इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का मतलब यहाँ पे पार्शियल चार्जेस है। और पार्शियल चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि भाई पार्शियल चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। ठीक है जी, तो H कहेगा कि ठीक है भाई मैं पूरा पॉजिटिव तो मैं नहीं दूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं और आप कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख के शेयर कर लेते हैं, आपकी तरफ ज्यादा रख लेंगे। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं H2O, तो H2O में भी ऐसा ही होता है, ये O है ये H है। अब O बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया गया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्सटेंसेस हैं। तो O पे जो चार्ज आता है वो पार्शियल नेगेटिव आ जाता है क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। एक ऐसा लेवल आएगा, मेरा यकीन मानिए कि आप ये खटाक से बता देंगे, आपको पता ही होगा कि यार ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ये ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो उसकी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो पहले बात तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझे, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है? हाँ, क्योंकि इक्वल और अपोजिट, सबसे इंपॉर्टेंट है अपोजिट, इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठे हैं। सेम यहाँ पे भी, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो बल्कि दो डायपोल है, एक डायपोल ये रहा और एक डायपोल ये रहा। क्यों? क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इसके बाद थर्ड की अगर बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पे 2-4 दे रहा हूँ आपको। जैसे कि एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं HF। अब HF की अगर हम बात कर लें तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और H पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठे हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है समझ में आता है, लेकिन इससे एक वर्ड बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जो कि एक फिजिक्स का टर्म है, बट हमें केमिस्ट्री में इसको यूज करना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की अगर बात की जाए, जो कि हमारा आज का आखिरी काम भी है,
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की अगर बात की जाए तो ये एक क्वांटिटी है, बस फिजिकल क्वांटिटी है. इट इज प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन the charges in an electric dipole. एक इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मतलब है कि कोई भी एक चार्ज दे लो, बिकॉज दोनों चार्ज सेम ही होते हैं, बस एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस दे लो. अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें इधर एक चार्ज बैठा हुआ है जिसपे चार्ज है Q, और इधर एक चार्ज बैठा हुआ है जिस पर चार्ज है -Q, क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे, और उनके बीच में डिस्टेंस मान लो थोड़ी देर के लिए L है. तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि जो म्यू है उसका फॉर्मूला आया है ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर कोई भी एक चार्ज इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है तो इधर चार्ज, कौन सा चार्ज है ये Q, इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस है L, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया QL. अब आप सोच रहे हो कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसका पूरे केमिस्ट्री में इसका कोई इस्तेमाल नहीं अभी, मतलब पूरे केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है. इसका 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 मेरा कहने का मतलब है कोई न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इसको थ्योरेटिकली हमें यूज़ करना है, मैथमेटिकली नहीं थ्योरेटिकली यूज़ करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे चैप्टर में काम आएगी वो आएगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमारी लगभग अगली पूरी क्लास जो है वो डिपेंडेंट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा. अब जो मैं लिख रहा हूँ हमारी लगभग पूरी की पूरी अगली क्लास इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन होगी इसकी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है. ठीक है, अगर आप में से हो कि बच्चा ऐसा है यहाँ पे इन केस जो 12th पास आउट है और वो कोई एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करने के लिए वीडियोज़ यहाँ देख रहा है, तो वो बात से मेरी सहमत होगा और कमेंट सेक्शन पे लिख भी देगा. लेकिन अगर आप सारे बच्चे 11th क्लास के ही हो तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. 12th क्लास में फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दोबारा से आता है. वहाँ तो खैर अलग तरीके से आता है क्योंकि वो फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है. और वहाँ जाके आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो फिजिक्स ने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ले रखी है और केमिस्ट्री ने पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज. अब इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत लड़ाइयाँ पहले ही हो चुकी हैं, बट इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है ये सच बोलूँ तो मैं नहीं जानता, ना ही कोई जानता है. गूगल आप करोगे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे, बट हाँ आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स हुए या जो भी ईगो की बात होगी. जैसे कि हम बहुत सारे देशों में गाड़ियाँ जो हैं वो राइट साइड पे चलती हैं और बहुत सारे देशों में गाड़ियाँ लेफ्ट साइड पे चलती हैं. जैसे इंडिया में गाड़ियाँ लेफ्ट साइड पे चलानी होती हैं और बाहर के देश हैं कुछ ऐसे जहाँ पे गाड़ियाँ राइट साइड पे चलानी होती हैं. सोचो कितना अच्छा होता है जीवन अगर गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में चल रही होती. क्योंकि अगर कोई बंदा इंडिया से किसी और कंट्री में जाता है या किसी और कंट्री से इंडिया में आता है जहाँ पे गाड़ियों की डायरेक्शन अलग है, तो उसको इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये बात शायद आप जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर कंट्रीज़ में जाके पढ़ते हैं या मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो बाहर कंट्री में जाके काम कर रहे हैं या रहना शुरू हो गए. तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं या मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं इनिशियल डेज में तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, लाइट्स को समझना, कट को मारना. इनिशियल डेज में तो बहुत प्रॉब्लम होती है. ऑल दो विद इन अ वीक वो हैबिचुअल हो जाते हैं, वो अलग बात है, बट यार प्रॉब्लम तो होती है ना. तो लेकिन वो क्यों नहीं किया जाता है वो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, और उसमें पढ़ना भी नहीं है. बट आपको ये मैं नॉलेज के लिए बता दूं, कहीं आप गूगल करो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और वहाँ पे लिखा आ जाए नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर आप कमेंट सेक्शन पे गालियाँ लिखो. बट इसकी 2 डायरेक्शन होती हैं. केमिस्ट्री के हिसाब से पॉजिटिव से नेगेटिव है और फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव है, क्योंकि ये एज्यूम डायरेक्शन है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट ठीक है, जीवन चल रहा है
और चलता ही रहेगा, ठीक है जी। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है जी। और दिवाली आ रही है, सभी को, सभी की फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मतलब मुझे पता है दिवाली में दिन है थोड़े, बट मैं आपको रोज़ दिवाली विश करूंगा जब तक मैं आ रहा हूँ, क्योंकि क्या पता अभी वीडियो कब देख रहे हो। और आई होप आप अपने घर में सेफ तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करें और लक्ष्मी ही लक्ष्मी आए आपके घर में इस साल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।